नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं दत्तमन तिवारी। स्वागत है आप सभी का गुप्ता महोदय में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय LLB 3 ईयर्स कोर्स के लिए जो आपके एंट्रेंस में आने वाला जो पॉलिटी का सेक्शन है, इंडियन पॉलिटी के सेक्शन में आने वाले सवालों के और टॉपिक्स की जो सवाल पिछले वर्ष के पेपर्स में खूब पूछे गए हैं और काफ़ी संभावना है इस पर उनके पूछे जाने की। तो हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की। और जब हम इंडियन पॉलिटी सेक्शन की बात करते हैं तो जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन जैसी हमारे पास व्यवस्थाएं थी, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये जितने भी पुराने कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले के एक्ट थे, इनको आप एक एक लाइन में ये चीज़ जरूर पढ़ करके आइए कि इन सारे एक्ट में किस एक्ट में कौन सी खास बात थी। या जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में जो आज भी हैं वो यहीं से कॉपी की गई थी। और जो पुरानी चीज़ें थी, जो पुराने एक्ट थे, उन एक्ट्स में केवल आप इतनी चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इतनी चीज़ पढ़ करके आइएगा कि उसमें कौन से किसी खास विशेष उपबंध कौन किए गए थे, कुछ खास प्रोविजंस किए गए थे, तो उनकी बात केवल करके पढ़ के आइएगा। तो इन सारे पुराने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स के बाद अगर हम बात करें तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्सन आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग के समय जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बलीज थी और जितने भी मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और जो कमिटीज़ उनके अंडर थी, कौन किस कमेटी का चेयरमैन था, कौन किस कमेटी को हेड करता था। जैसे कमेटी अंदर रूल्स ऑफ प्रोसीजर के सवाल आए हैं कि राजेंद्र प्रसाद उसके चेयरमैन थे। स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में बनी हुई थी। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी थी, अनुग्रह नारायण सिन्हा के अंडर में थी, वो उसके चेयरमैन थे। तो ऐसी जितनी भी कमिटीज़ थी जिनका कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में, कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में अहम योगदान था, उन सारी कमिटीज़ के विषय में भी पढ़िएगा और उन सारी कमिटीज़ के जो चेयरमैन थे उनके विषय में भी पढ़िएगा। उसके बाद जो सोर्सेज हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पोर्शन कहाँ से लिया गया है। जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाईकैमरलिज्म, द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल। यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉपी की गई या लिया गया है, जो भी सोर्स है उसके, उनको जरूर पढ़ करके आइएगा। और जितने भी बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें से खूब सवाल आते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इमरजेंसी प्रोविजन है, प्रेसिडेंट के पास जो पावर है, या प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का जो रोल हमारे यहाँ पे है, वो कहाँ से बिल्कुल हूबहू कॉपी किया गया है, कहाँ से लिया गया है, ऐसे सोर्स, इनके सवाल खूब आते हैं। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाएं तो प्रियम्बल के सवाल आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल जो है, तो प्रियम्बल में जो लिबर्टी की बात की गई है, वो लिबर्टी कितनी चीज़ों के लिए है। जस्टिस की बात की गई है, जस्टिस कितनी चीज़ों के लिए है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो डेट है वो कब की डेट है, उसमें अमेंडमेंट संशोधन कितनी बार किया गया है, किस केस में कहा गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, किस केस में कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल का हिस्सा नहीं है। अभी पीएचडी के एंट्रेंस में पूछा गया था रीबेरुबारी यूनियन वाला केस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल उसका हिस्सा है या नहीं, ये वाला सवाल आपके लिए आया था। उसके बाद जो आइडियल्स हैं और एस्पिरेशंस हैं प्रियम्बल के, जैसे सॉवरेंटी है, सोशलिस्ट है, आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39C, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इन सबको, जस्टिस, रिपब्लिक, इन सबको लेकर के भी सवाल पूछे जाते हैं कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। और रिपब्लिक, उसके नीचे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, सेकुलरिज्म से सेकुलरिज्म किस केस में कहा गया कि सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ऐसे वाले सवाल आते हैं। यहीं से प्रियम्बल में जो आपके पास जितने भी शब्द हैं, उन शब्दों के विषय में थोड़ा थोड़ा पढ़ करके जरूर जाइए। तो यहाँ से जो आपको प्रियम्बल का सवाल मिलने वाला होगा वो ज़रूर आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन जब शुरू होता है तो जो सिटीजनशिप, जो यूनियन टेरिटरी वाला सवाल है, यूनियन टेरिटरी वाला हिस्सा है, उस यूनियन टेरिटरी वाले हिस्से में आर्टिकल 3 से कुछ एक सवाल कभी आए हैं कि किसके पास पावर है एक नई टेरिटरी बनाने की, नया स्टेट बनाने की, या उसको काटने की, या उसको अल्टर करने की, ये सारी व्यवस्था किसके पास है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को लेकर के भी सवाल आया है। धर कमीशन के बारे में आया था सवाल, और जेवीपी कमीशन दिसंबर 1948 का सवाल आया था कि ये सारे कमीशन किससे बनाए गए थे।
और इन लोगों ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में क्या काम किया था। सिटीजनशिप की बात कर लें तो सिटीजनशिप में चूँकि हमारे पास खुद का अपना सिटीजनशिप एक्ट है, तो जो सिटीजनशिप वाला ये पोर्शन उसमें से बहुत सवाल तो नहीं आए हैं, लेकिन यदि आप पढ़ना चाहें तो सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जा सकती है और सिटीजनशिप आपकी कैसे सीज हो जाती है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा कि सिटीजनशिप के बारे में क्या स्थिति है। और हमारे यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है नहीं, तो सिंगल सिटीजनशिप वाली जो भी बातें हैं, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया था वो हम लोग सोर्स में अगर पढ़ करके आएंगे तो हमारे लिए यहाँ पे आसानी रहेगी। उसके बाद जो सवाल हैं सिंघवी कमेटी के सवाल, सिंघवी कमेटी के विषय में पढ़ लीजिएगा। और सिंघवी कमेटी के बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट्स को लेकर के है सिंघवी कमेटी की जो बात है। उसके बाद शेड्यूल को पढ़ लीजिएगा। शेड्यूल मीन्स कि किस शेड्यूल में क्या विषय है। शेड्यूल एक एक शेड्यूल के बारे में पूरा अंदर तक कि उसमें सारी बातें क्या है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किस शेड्यूल में किस अनुसूची में किस चीज़ की व्यवस्था की गई है उस चीज़ को जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स की बात कर लें तो जितने भी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, चाहे वो राइट टू इक्वलिटी से लेकर के राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये जो आपका 12 से 35 आर्टिकल 12 से लेकर के 35 वाला जो पोर्सन है। अच्छा, जब ये आप फंडामेंटल राइट वाला पोर्सन पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो स्टेट को जरूर पढ़ लीजिएगा आर्टिकल 12 में। और स्टेट में जितनी भी चीज़ें शामिल हैं उसमें से सबसे ज़्यादा सवाल अगर पूछे जाते हैं तो अदर अथॉरिटीज़ को, लोकल अथॉरिटीज़ को लेकर के पूछे जाते हैं कि क्या फला चीज़ लोकल अथॉरिटी में शामिल है कि नहीं, कि फला चीज़ अदर अथॉरिटी में शामिल है कि नहीं। अदर अथॉरिटी को खूब सवाल आए हैं कि क्या BSNL को अदर अथॉरिटी में रखा जाता है, क्या वो स्टेट है कि नहीं, ऐसे वाले सवाल आते हैं। उसके बाद मुझे लगता है आर्टिकल आप सभी लोग इतने दिन से जब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को खूब कायदे से पढ़ा होगा। उसमें से जैसे आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला जो पोर्शन है उसको भी, उस पर भी ध्यान दीजिएगा, उसको स्किप नहीं करिएगा। उसमें जो भी ड्यूरेशन वगैरह को लेकर के कई बार सवाल आते हैं कि किस अवधि के लिए वो चीज़ हो सकती है, कौन उसकी जांच कर सकता है और उसके बाद वो प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है किस फंडामेंटल राइट्स के अमेंडेबिलिटी को लेकर के खूब सवाल आए हैं कि किस केस में कहा गया। जैसे शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, गोलकनाथ वर्सेज द स्टेट ऑफ पंजाब का केस है और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1971 का। तो इन सब चीज़ों को, केशवानंद भारती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया है, इन सारे केसेस को और इस अमेंडमेंट को खूब कायदे से पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स में क्या संशोधन हो सकता है, क्या फंडामेंटल राइट को और मजबूत करने के लिए संशोधन हो सकता है या फंडामेंटल राइट को कमज़ोर करने के लिए संशोधन हो सकता है। राइट टू प्रॉपर्टी क्यों फंडामेंटल राइट से हटा करके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में डाला गया था, ये सारे सवाल आपके आसानी से हो जाएंगे। उसके बाद हम अगर बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की तो उसमें आपके लिए आर्टिकल 38, 39, 40, 46, आर्टिकल 47, 48, 49, 44, 45, 50 जितने भी आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, इसमें जैसे विलेज पंचायत को लेकर के खूब सवाल आए हैं। जो गाय और जो गोवंश हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था की गई है वो कहाँ पे दी हुई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सवाल आया है, किस स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी लागू है, कहाँ पे बात चल रही है, ऐसे सवाल काफ़ी बार आए हैं। फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लेकर के कभी कभार फिलोसॉफिकल सवाल आए हैं कि क्या दोनों में रिलेशन होता है, और नीचे आपको जैसे रीजन असर्सन वाली बात होती है तो ऊपर कोई रीज़न दे करके नीचे असर्सन दिया गया फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, और फिर आपसे पूछा गया कि क्या ए सही है, क्या आर सही है, क्या AR की सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो ये वाली चीज़ है। और आर्टिकल 39 ने जो भी DPSP में किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से चीज़ें जुड़ी थी उसको भी याद रखिएगा कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वो चीज़ जोड़ी गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज किस कमेटी के रिकमेंडेशन से आई थी, फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल टेक्स्ट में कितनी थी, आज की डेट में कितनी है, लेटेस्ट जो उसमें जोड़ी गई वो कौन सी ड्यूटी थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, अटॉर्नी जनरल है, तो जितने भी इस प्रकार के ऑफिसर्स हैं, जितने भी इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, उसमें जरूर पढ़िएगा कि उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनका टेन्योर कितने दिनों का होता है, उनकी अपॉइंटमेंट क्या डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के थ्रू होता है या किसी अन्य माध्यम से होता है, इन सब चीज़ों को। उसके बाद अगर हम बात करें तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में जितने चीज़ें हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, और प्रेसिडेंट की पावर्स को जरूर पढ़िएगा। प्रेसिडेंट की पावर का मतलब कि एक उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर, उसकी ऑर्डिनेंस बनाने की पावर, उसकी पार्डन करने की पावर। और जिस समय आप प्रेसिडेंट की ये सारी पावर पढ़ रहे हैं उस समय प्रेसिडेंट की पावर के साथ में आप गवर्नर की पावर भी साथ में पढ़ते चलिए, क्योंकि कमोबेश एक जैसी चीज़ें हैं, बस आर्टिकल्स का अंतर है, बाकी चीज़ें बिल्कुल जो शक्तियाँ हैं वो कहीं ना कहीं एक जैसी ही हैं, तो वो चीज़ आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगी।
और प्रेसिडेंट के बाद जो पावर फंक्शन है प्रेसिडेंट का आर्टिकल 53 में, आर्टिकल 61, आर्टिकल 1 to 3 जो उनकी जो सारी पावर है। वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है, वाइस प्रेसिडेंट को चुना किस व्यवस्था से जाता है, कौन लोग उनको वोट देते हैं, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कहाँ पे है, आर्टिकल 75 में उसके विषय में क्या कहा गया है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात कहाँ पे लिखी हुई है, आर्टिकल 75(3) में लिखी हुई है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब, कैबिनेट का मतलब क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में और कैबिनेट में कुल कितने मेंबर हो सकते हैं, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा गया कि 15% से ऊपर जो हाउस में मेंबर हैं उससे ज़्यादा संख्या नहीं हो सकती है, इसकी बात। और अगर हाल में किसी स्टेट में इलेक्शंस हुए हैं तो वहाँ भी वो इलेक्शन पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि उस इलेक्शन में कौन जीता था, किसकी सरकार बनी थी। अभी मुझे याद आ रहा है यूपी एपीओ के पेपर में ये इस स्तर का सवाल आया था कि यूपी में हाल में जो चुनाव हुए थे उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, और वो चारों पार्टियों के जो नाम थे वो बहुत छोटे दल थे। सुभाषपा थी, जनसत्ता लोकतांत्रिक थी, अपना दल थी और निषाद पार्टी थी। बिल्कुल छोटे दल जहाँ पे हम लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं, बड़े दलों का हम सभी लोग ध्यान रखते हैं कि इतनी सीटें हैं, इतनी सीटें। बिल्स की बात कर लें, पब्लिक बिल हुआ, प्राइवेट बिल हुआ, ऑर्डिनरी बिल हुआ, मनी बिल हुआ, इन सबको डिफाइन कहाँ पे किया गया है, कौन इस सब चीज़ को, जैसे मनी बिल है तो मनी बिल को लेकर के सवाल आता है कि मनी बिल को कौन इंट्रोड्यूस करता है कि हाँ ये मनी बिल है, कौन रिकॉग्नाइज करता है कि ये मनी बिल है, और फिनांस बिल कहाँ पे दिया हुआ है, अप्रोप्रिएशन कहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो भी बिल्स को लेकर के, धन वाली जो व्यवस्था है वो सबको लेकर के जो भी आपके सवाल है उसको पढ़ करके जाइएगा। जुडिशरी की अगर बात कर ले तो जुडिशरी में जुरिस्डिक्शन खूब पूछा गया है, और जब जुडिशरी की हम बात करते हैं तो दोनों जगहों पर, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में ज़रूर पढ़िएगा कि टोटल इस समय स्ट्रेंथ कितनी है और टोटल नंबर कितने हैं, जजेस के कितने हैं, कितने स्वीकृत पद हैं और कितने लोग अभी वास्तव में काम कर रहे हैं। और साथ में अभी LLB ऑनर्स वाले पेपर में आया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक जो खंडपीठ है कहाँ पे है, बहुत आसान सवाल था, लखनऊ में, तो ये भी सवाल आया है। तो इस प्रकार के सवालों को भी पढ़िएगा। उसके बाद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो आर्टिकल 131 है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 136 है, एडवाइजर जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 143 है, रिट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 143 है। रिट से एक चीज़ और याद आई कि रिट 5 प्रकार की हैं, जो हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, को रिटो, इन सभी रिटों का मतलब क्या है और ये रिट किस मसले में दायर हो सकती है, इस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है। जितने भी कमीशंस हैं, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, और इन कमीशंस कमिटीज़ में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, इन सभी के विषय में जरूर पढ़िएगा कि इनकी स्थापना, मानवाधिकार आयोग है, ह्यूमन राइट कमीशन है, इन सभी की स्थापना कब की गई थी, और इन सभी की स्थापना करने के साथ साथ इनकी जो पावर्स है, इनका जो फंक्शन है, इनका जो जुरिस्डिक्शन है वो कितना होगा, और इनकी जो नियुक्ति होती है, इनका जो अपॉइंटमेंट वगैरह है कैसे होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर के कई बार सवाल आए हैं कि वर्तमान में कौन है। हाल में अगर नीति आयोग की बात कर लें, नीति आयोग के चेयरमैन को भी ध्यान में रखिएगा। और जब नीति आयोग की बात करते हैं तो जितने भी ऐसे फिनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल के हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, और चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, ADB जिसको बोलते हैं, तो इस प्रकार के जितने बैंक हैं, इन सारे बैंक्स के चेयरमैन कौन है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इनका ऑफिस कहाँ पे सिचुएट है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है। थोड़ा सा पॉलिटिक्स से हट करके है, लेकिन चूँकि अचानक याद आया, ऐसे बता रहे हैं। और इन सभी के साथ यदि हाल में अभी किसी ऐसी जगह पर किसी इंडियन का अपॉइंटमेंट हुआ है, ऐसी किसी जगह से मतलब कि जो वैश्विक महत्व वाली जगह है, कोई वो ग्लोबल इम्पोर्टेंस रखती है वो चीज़, और वहाँ पे किसी इंडियन का अपॉइंटमेंट हुआ है, जैसे हाल में भी ब्रिटेन में चुनाव हुए तो वहाँ पे भारतीय मूल के व्यक्ति भी चुनाव लड़ रहे थे, तो खैर चुनाव हार गए, तो उनका नाम भी चर्चा में था कि वो कौन थे, तो उनको लेकर के भी थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। तो जहाँ पे भी आपको किसी इंडियन का अपॉइंटमेंट मिल रहा हो, जहाँ पे आपको किसी इंडियन का कोई अवार्ड मिल रहा हो, जहाँ पे आपको लगे कि किसी भारतीय या किसी उत्तर प्रदेश स्तर के व्यक्ति का राष्ट्र में नाम हुआ है, देश में उसको कुछ अवार्ड मिला है, वो सभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रयास ये करिए कि अब चूँकि समय कम है तो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपके पास बैरेक्ट है तो बैरेक्ट से, या MCQ है तो MCQ से आप एक बार ये मान के चलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी 22 पार्ट हैं, उन सारे पार्ट को आप थोड़ा सा, और उनके जितने भी आर्टिकल्स हैं
आर्टिकल्स का मतलब कि जैसे फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल है, कम से कम इतना याद रहे कि किस आर्टिकल में क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ तक हैं, 14 से 18 तक क्या है, 19 में क्या है, 20 में क्या है, 21 में, 22 में क्या है, तो ऐसी चीज़ें। और फंडामेंटल राइट्स के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बाद प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और जितने कमीशंस हैं, कम से कम इतनी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। इमरजेंसी को लेकर के सवाल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लेकर के सवाल या डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर सवाल जो भी हैं वो सब केस लॉज बेस्ड पूछे गए हैं कि किस केस लॉ में क्या चीज़ कही गई है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉलिटी के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे पता है आप सभी लोग इस पैटर्न पे या इससे बेहतर पैटर्न पे तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और मुझे लगता है थोड़ी सी बात मैं शाम तक एक बार साइंस और हिस्ट्री की करूँगा। एक वीडियो में प्रयास करूँगा कि हिस्ट्री और साइंस को सवाल लेकर के आऊँ जो कि आपके लिए कुछ मदद कर सके, आपकी कुछ मदद हो सके। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। बाकी अब आपके एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर के यदि कोई क्वेरी हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में हर बार मैं अपना नंबर देता हूँ, आप मुझे बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं कि आपका एडमिशन, आपका जो एंट्रेंस हॉल है कहाँ पे है। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, प्रणाम।